गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर और पुलिस सबके हाथों में बंदूकें हैं, जिसको जहां जब मौका मिल रहा है एक दूसरे पर गोली चला दे रहे हैं। कानून कहां है, अदालतें कहां हैं? जब भी किसी इंसान का गैर न्यायिक यानी नॉन जुडिशियल कत्ल होता है, जैसा कि विकास दुबे का हुआ, तो लोग पूछते हैं कि भारत में अदालतें हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कहां हैं। तो मैं कहती हूं, आप ये मत पूछें कि भारत में अदालतें कहां हैं, आप ये पूछें जिस डेमोक्रेसी, जिस जमहूरियत में अदालतें होती हैं, वो डेमोक्रेसी कहां है। ठोक देने वाली डेमोक्रेसी दुनिया के किस मुल्क में है। न्यू इंडिया में इंसाफ देने का जो इंतजाम किया गया है वो विकास दुबे से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत को अब अपने कानून, अब अपनी अदालतों पर यकीन नहीं रह गया है? जो सारे के सारे फैसले सड़कों पर किए जा रहे हैं, या तो मॉब कर रही है या पुलिस। तो दोस्तों, ये तो मौजूदा हालात हैं हमारे देश भारत के। अब और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 3 एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आप सबका वेलकम है इस एपिसोड में, आप सबका स्वागत है। और मुझसे इसमें सवाल पूछे गए हैं विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में भी, लेकिन मैं पहला सवाल जो लेती हूँ जो कि रेहान अंसारी ने सवाल किया है। उन्होंने पूछा है इसमें कि जो टर्की के इस्तांबुल में हाजिया सोफिया को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में बदलने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या वो सियासी फैसला है? तो रेहान अंसारी साहब, आप ये जानना चाहते हैं कि हाजिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का जो फैसला लिया गया है वो सियासी फैसला है या गैर सियासी? तो इसका जवाब देने से पहले हम हाजिया सोफिया के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। खासतौर से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स ऐसे होंगे जिनको हाजिया सोफिया के बारे में नहीं पता होगा। तो पहले हम आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं हिस्ट्री के, कि एक्चुअली हाजिया सोफिया थी क्या और हाजिया सोफिया अब क्या है। तो हाजिया सोफिया 1500 साल पहले, यानी तकरीबन 1500 दशक पहले, जब रोमन अंपायर हुआ करता था यहाँ पर, तो बाइजेंटाइन अंपायर के जमाने में वहां के रूलर ने एक चर्च बनाने का फैसला लिया, एक बड़ा चर्च बनाने का फैसला लिया। ये तकरीबन 532 में लिया गया था, और जब चर्च बनना शुरू हुआ तो ईयर 537 में ये बड़ा चर्च बनकर तैयार हुआ था। ये बहुत खूबसूरत चर्च बना था, अपने आप में एक अलग अनोखा इकलौता चर्च था, और इसकी जो आर्किटेक्चर थी वो ग्रीक डिजाइन से इंस्पायर्ड थी। ये मेनली जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनके मानने वालों का चर्च था। और उसके बाद जब ऑटोमन अंपायर यानी सल्तनत उस्मानिया आई, तो 1453 में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के महमद II थे, उन्होंने कुस्तनतानिया, जो इस्तांबुल है उसको पहले कुस्तनतानिया कहा जाता था, उसको फतह किया। तो जब फौजें उनकी इस्तांबुल के अंदर आई तो उन्होंने इस चर्च को, हाजी सोफिया चर्च को, मस्जिद में तब्दील कर दिया। उन्होंने वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं करी। जो चीजें थी, जो पिक्चर्स लगी थी, जो स्टैचूज थे, वो सब पर उन्होंने प्लास्टर करके उसको कवर कर दिया और इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। उस वक्त इसमें सिर्फ एक मीनार हुआ करती थी और बाकी की मीनारें उन्होंने बाद में बनवाई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन अंपायर खत्म हो गई। ऑटोमन अंपायर खत्म होने के बाद टर्की के पहले प्रेसिडेंट कमाल पाशा अतातुर्क बने। उन्होंने टर्की को सेक्युलर कंट्री बना दिया और 1930 में हाजिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। 1934 में कैबिनेट की तरफ से हाजिया सोफिया को म्यूजियम बना देने का फैसला आया, और अब उस फैसले को तुर्की के कोर्ट ने रद्द कर दिया है और हाजिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का ऑर्डर दे दिया है। तो अब आपके उस सवाल पर आते हैं जहां आपने पूछा है कि क्या हाजिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का जो फैसला लिया गया है वो सियासी फैसला है, गैर सियासी। तो मैं आपको बता दूं कि टर्की के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत पहले ही इस बात को रख रखा था कि अगर उनकी सरकार रहती है तो वो हाजिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करेंगे। तो इस हिसाब से, उनके जो मैनिफेस्टो के हिसाब से और जो अभी ऑर्डर्स आए हैं उसको देखते हुए ये फैसला तो सियासी फैसला ही लगता है। तो दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरा सवाल पूछा है मिस्टर ब्रजेश ने, और मिस्टर ब्रजेश लिखते हैं कि सिस्टर, हमें आपका चैनल बहुत पसंद है, आप जिस तरह से सच्चाई को सामने लाती है उसके लिए आपको सलाम।
तो मिस्टर ब्रजेश, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से ही मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के जो सवाल हैं उनकी सच्चाई से जवाब दूं और सच्चाई को ही आप लोगों के सामने लाऊं। तो आगे ये लिखते हैं कि मैडम, ये जो अभी कानपुर वाला विकास दुबे वाला केस हुआ है, ये क्या फेक एनकाउंटर है? और अगर ये फेक है या ये सही है, मगर इस तरह से सड़क पर किसी को मार देना सही है या गलत? तो मिस्टर ब्रजेश, ये एनकाउंटर फेक है या रियल, ये तो आप सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जब विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था तो उसके 2 घंटे के बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश क्रॉस करने के बाद विकास दुबे को मार दिया जाएगा। ऐसा लोग इसलिए भी लिख रहे थे क्योंकि उससे 1 दिन पहले ही विकास दुबे के 2 साथियों को हरियाणा से उठाया गया था और उत्तर प्रदेश में ला करके उनको गोली मार दी गई थी, ये कहते हुए कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा अंदाजा पहले से भी लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद विकास दुबे को भी ये दिखाकर कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था या गाड़ी पलट गई थी या विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसको गोली मार दी गई। और हुआ भी ऐसा ही। और सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी इंसान को भागना होता तो वह सरेंडर ही क्यों करता? और अगर आपको इतना डर था कि विकास दुबे भाग सकता है तो आप उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां भी डाल सकते थे ताकि वो भाग ही नहीं सकता। इसके साथ साथ एक और अहम पॉइंट जो इस चीज के ऊपर से पर्दा उठाता है वो ये है कि मीडिया पुलिस की गाड़ी को, जिसमें विकास दुबे था, उसको फॉलो कर रही थी और उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने, पुलिस वालों ने मीडिया को रोक दिया, आगे अपने साथ नहीं आने दिया, एक तरफ का ट्रैफिक भी रोक दिया और कानपुर पहुंचते पहुंचते तक की ये दिखा दिया कि गाड़ी गिर गई, विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी और विकास दुबे उस गोली में मारा गया। खैर, मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस भी इस पर से कुछ छुपाना चाह रही है या पर्दा इस पर डालना चाह रही है। जो बात आप लोग समझ रहे हैं, पुलिस चाहती है कि वो चीज भी आप तक पहुंचे ही। तो मिस्टर ब्रजेश, अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जहां आपने पूछा है कि विकास दुबे को इस तरह से सड़क पर मारा जाना सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिस वालों को मारा था तो उसकी सजा तो मौत थी ही, उसको तो मरना ही था, लेकिन इस तरह से सड़क पर नहीं और इस तरह से पुलिस वालों या किसी मॉब के हाथों नहीं। क्या हम अपना सिस्टम, हम अपने कानून को इतना मजबूत नहीं कर सकते हैं कि हमारी अदालतें इस तरह के अपराधियों को 15 दिन के अंदर सजाए मौत या आजीवन कारावास, जो भी उनके हक में बैठता है, उसका फैसला सुना सकें? दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल पूछा है खैरुल्ला साहब ने। खैरुल्ला साहब लिखते हैं कि अभी हाल में ही नेपाल में भारतीय चैनलों को बैन कर दिया गया है। इनको क्यों बैन किया गया है और जो बैन किया गया है ये सही है या गलत? तो खैरुल्ला साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं कि पहले तो हमारे ये जो गोदी मीडिया हुआ करते थे, ये सिर्फ भारत के अंदर ही सांप्रदायिकता फैलाते थे, कम्युनलिज्म फैलाते थे, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, दलितों, सबके बीच में नफरत पैदा करके लड़ाइयां करवाते थे। पर अब इन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ भी संबंधों को, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ भी रिलेशनशिप को खराब कर दिया है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है जी न्यूज़ ने, जिसने घटियापन की तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। जी न्यूज़ ने अपने चैनल पर एक प्रोग्राम चलाया जिसमें उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और जो चीनी राजदूत हैं हो यांकी, उनके बीच में एक हनी ट्रैप की स्टोरी चला दी, उनके बीच में एक लव स्टोरी चला दी। और यही नहीं, घटियापन में जी न्यूज़ से भी ज्यादा आगे निकल गया TV9 भारतवर्ष चैनल। उसने तो अपने चैनल पर एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडिंग ही लगा दी कि ओली की चाइनीज गोली, जिसकी वजह से बदल गई ओली की बोली। मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। इस तरह का घटियापन, और नेपाल एक दूसरा देश है, आप उसके प्रधानमंत्री के इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसके प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है नेपाल इनका कोई स्वागत तो करता नहीं, इनके चैनलों का, उसको तो ये एक्शन लेना ही था। तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल जो पूछा है वो मसूद साहब ने पूछा है। इन्होंने कहा है, मैडम यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, मे अल्लाह कंटिन्यू यू टू गाइड एंड रिवील द ट्रुथ ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब। और मसूद साहब मुझसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या मैं फिल्में देखती हूँ और TV सीरियल्स और नेटफ्लिक्स में देखती हूँ, क्या मैंने बिग बॉस देखा है?
तो मसूद साहब, फिल्में जब मैं छोटी थी, बचपन में मैं देखा करती थी। जब बच्चे छोटे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसी टाइम मैंने पिक्चरें देखी हैं। और अब आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं फिल्में देखूं। हाँ, साल 1.5 साल में कोई एक आध पिक्चर जो लोग रिकमेंड करते हैं कि बहुत अच्छी है तो मैं देख लेती हूँ। और जहाँ तक टीवी सीरियल्स की बात है, तो वो जो घरेलू टीवी सीरियल्स हैं, जैसे घर घर की कहानी और इस तरह के जो चलते रहते हैं, और मैंने देखा है कि जो हाउसवाइफ्स हैं और भी जो इवन जो मेन हैं, वो बड़े शौक से देख रहे होते हैं और डिस्कस भी कर रहे होते हैं। पर मैंने आज तक ऐसे कोई टीवी सीरियल नहीं देखे। और नेटफ्लिक्स में अगर कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, कोई नॉलेज इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, तो मैं देख लेती हूँ। बाकी मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं रहता है, बिजी स्केड्यूल रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं देख पाती हूँ। हाँ, और अगर आप बिग बॉस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिग बॉस एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, लेकिन ये भी सरप्राइजिंग है कि मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा। तो मसूद साहब, तो ये है मेरे हॉबीज़। जो अगर आप मेरे पर जाएं, एक्चुअली मुझे बहुत हॉबी नहीं है कि मैं इस तरह की फिल्में देखूं या नेटफ्लिक्स या फिर सीरियल्स देखूं, इसलिए शायद मैं कम ही देखती हूं। मेरी हॉबी है बुक्स रीडिंग की और ऐसे इंफॉर्मेशन निकालने की, ऐसी रिसर्चेस निकालने की जो मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिस सच्चाई को मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मेरा अपना मेडिकल प्रोफेशन के बाद जितना भी टाइम मिलता है, तो मैं ज़्यादातर इसी में गुजारती हूं, ताकि मैं आप लोगों को नई नई इंफॉर्मेशन दे सकूं, आप लोगों के सामने नए सच को पेश कर सकूं। तो दोस्तों, हम अपने सवाल और जवाब का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसी तरह से हमसे सवाल पूछते रहें और हम अपने आने वाले एपिसोड में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।